हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पॉलिटी वाला सेशन। ठीक है, पेज नेक्स्ट पेज से मैं करा रही हूँ। मूल अधिकार चल रहे थे। देखते हम लोग मूल अधिकारों, एक सेकंड उसको मैं लार्ज कर लेती हूँ। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, ये किसको है? जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको भी अधिकार ये प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस आधार का दावा नहीं कर सकता? ठीक है, किस आधार का दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, मतलब कोई बाहर से आके यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय नहीं कर सकता। ठीक है, सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में इसको शुरू किया गया था पहले। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? तो धारा 309 को। ठीक है, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और बच जाते हैं तो वह आपको इस धारा के तहत जेल हो सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? ओबीसी वाले जो क्रीमी लेयर होते हैं, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। सेकेंड, आगे देखते हैं। किस वाद में स्पष्ट किया गया था कि संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता? गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सारे केस इसको बाय हार्ट होने चाहिए आप लोग को। ठीक है, मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसकी अधिकारिकता के क्षेत्र में आता है? तो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आता है। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के भी रिट जारी कर सकती है और अदर केसेस के भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के ही रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्रीज है वो ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट के मामले में। ठीक है, आगे देखते हैं। समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, ये क्या है? समानता के होने का मतलब किसी को भी विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ समाज में इक्वालिटी है। अगर कोई भी क्राइम करेगा, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सबको वही सज़ा मिलेगी। जो बड़े को मिलेगी वही छोटे को मिलेगी, वही अमीर को मिलेगी वही गरीब को मिलेगी। इसलिए किसी को स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया। यही हमारे लिए समाज में समानता के लिए सबसे बड़ी बात है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये अगर वन लाइनर में आता है ना, द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता लगेगा। चलिए आगे देखेंगे। किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया था? यही ओबीसी वाला नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। इंदिरा साहनी बना भारत संघ 1993। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अनटचेबिलिटी की बात हो रही है तो किसमें आता है? अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना, 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसी की बात हो रही है ये। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, किसको? सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार के रिट पर पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? तो बंदी ये प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट में पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है। नहीं देखेंगे। प्रमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? तो गैर संवैधानिक विभागों के लिए नहीं किया जा सकता, निजी व्यक्तियों के लिए नहीं किया जा सकता, और भारत के राष्ट्रपति के लिए नहीं किया जा सकता। देखिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए तो करेंगे, लेकिन हम किस किस के लिए नहीं करेंगे? गैर संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कोई पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं कर सकती। पर्सनल मतलब प्राइवेट पर्सन की बात हो रही है। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, वही बात इसमें दोबारा दे रखी है। परमादेश रिट किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपने पद के कर्तव्य का प्रयोग अनुपालन के लिए, उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते किसी मुख्य न्यायमूर्ति के लिए, और साथ के साथ अब
प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और प्राइवेट पर्सन के लिए और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए भी नहीं कर सकते। परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी किया जा सकता है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हो, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, तब किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो न्यायाधीश है तब हम नहीं कर सकते। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत के भी, सार्वजनिक के भी, दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है। ये परमादेश जो था वो सिर्फ सरकारी वालों को लिए जारी किया जा सकता है, लेकिन बंदी वाला जो है प्राइवेट और पर्सनल, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा ये जो भी क्लासेस चल रही है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। और ये कंटेंट मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों इसको देख नहीं रहे हैं। ये वाला कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब में। सब लोग जो है वो MCQ में लंबी लंबी 5-5 घंटे की क्लासेस चला देंगे, समझ कुछ आना नहीं। इसमें आपको PYQ भी इसी में आ जाएगा आपको, और सारे कंसेप्ट भी आपके इसमें आ जाएंगे फॉर PT पर्पस। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। किस वाद में 93वें संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया? तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। निवारक निवरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो अभ्यावेदन के अवसर का, गिरफ्तारी का आधार जानने का, ठीक है। संविधान की किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया? तो समवर्ती सूची में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए ये 5 तरीके की रिट है। हबिस कॉर्पस की इंग्लिश हिंदी दोनों में दिए गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है। और इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है, ठीक है, इसका ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब है मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया, अगर उनके कार्य क्षेत्र में आता है तो। आगे देखते हैं। ये 5 के 5 रेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं, एक ना एक आपको रेट ज़रूर मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में। प्रोहिबिशन की बात हो रही है, प्रतिषेध, इसका अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, मतलब जो हायर और मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगी इस आदेश को रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए बोला जाता है अपने से नीचे वाले कोर्ट को, ठीक है। आगे देखेंगे उत्प्रेषण सरसरी, इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है, या किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा को रोकने के उद्देश्य में किया जाता है। ये देखिए, ये तो आपको कि फैसला जो है वो आप रोकिए, प्रोहिबिशन में आता है, और सरसोरी में आता है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, फिर आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इसको रोका जाता है। दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, इसमें कि उस कार्य क्षेत्र को रोका जाता है और इसमें उस कार्य को रोका जाता है, ठीक है, किस जो इनके दायरे में नहीं आता है। अधिकार परीक्षा, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में, ठीक है, दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग ढंग से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है 5 में, 2-3 दो लगेंगे एक जैसे ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वही माइनर डिफरेंस ही दोनों को अलग करता है, ठीक है। सेवा संबंधित मामलों में व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? तो उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। कौन सी रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है? देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों जो है वो क्या है, बताया था ना, न्यायालयों के लिए, एक काम को रोकने के लिए, कार्य क्षेत्र को बताने के लिए। कार्यवाही के दौरान सेवा संबंधित मामलों में व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना होता है? उच्च न्यायालय की शरण में, ठीक है। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रिट। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो प्रतिषेध रिट। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है? तो उत्प्रेषण रिट।
कौन सी रिट विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती? तो उत्प्रेषण व प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? तो उत्प्रेषण रिट, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जारी की जा सकती है या उससे ऊपर की। सुप्रीम कोर्ट नहीं, मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है तो उससे हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसे वाला है उत्प्रेषण रिट। ठीक है, देखिए जो रिट में मुख्य अंतर है वो यहाँ बता रहा है। परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय बनाता है। परमादेश क्या करता है कि आप एक्टिव होइए, और प्रतिषेध क्या करता है कि आप इनएक्टिव होइए। ठीक है, किसी मामले में परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारियों को संबंधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालय और अधिकरणों को नियंत्रण करता है। ठीक है, प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना, उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना दोनों है। ठीक है, प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रकम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं हुआ। उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। देखिए, ये सबको अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि स्लाइटली डिफरेंस है। वही जो है वो एग्जाम के हॉल में क्या होता है कि कंफ्यूज कर देता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा 2-3 बार, तो अब आपको याद हो जाएगा, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। ठीक है, अगर किसी में सेना जो मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो संसद की विधि बनाने के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केवल संसद को है। आर्टिकल 35 की बात हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। देखिए, देखते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 40 विधि के समाज, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटिव की बात हो रही है। 16 आता है आपको पब्लिक सर्विस में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का हो, सबको क्या है। अगर ट्रांसजेंडर को इसमें जोड़ा जा रहा है आर्टिकल 16 के तहत ही। 17 अनटचेबिलिटी आ जाता है। 18 आ जाता है उपाधियों का। अगर किसी को पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न मिलता है तो वो उसको नहीं लगाएगा, बट हाँ मार्शल, कैप्टन जो सेना की उपाधि है, और साथ के साथ कौन सी उपाधि जो हम लिटरेचर से रिलेटेड होती है, जैसे PhD हो गया, डॉक्टर हो गया, इस सब की उपाधि हम लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी हमें अवार्ड दिया जाता है तो उसकी उपाधि हम नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19 से 22 है। ठीक है, इन सबको क्या है याद ही करना पड़ेगा। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। जैसे पेपर लीक हुआ, जो बच्चे क्या कर रहे थे, इसको कर रहे थे, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता तब लाठीचार्ज वगैरह किया जाता है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये कोई क्राइम नहीं था। हाँ, सत्ता में लोग हैं तो उस चीज़ का, अब बच्चे परेशानी में तो क्या करते हैं, वो लोग फ़ायदा ही उठाते हैं, है ना। तो लाठीचार्ज हुआ था RO वाले एग्ज़ाम को लेके, देखा था, दौड़ हुई थी बच्चों में, बहुत सारे मीम्स भी बने हैं उसमें। ठीक है, बट आता वो इसी के अंतर्गत है। उन्होंने कोई, उनके पास आर्म्स नहीं थे, कुछ नहीं था, वो राइटफुली कर रहे थे। बट हाँ है कि जो नारेबाजी हो रही थी उसकी वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया था, और उनको लाठीचार्ज मतलब लिटरली किया नहीं गया था, उनको दौड़ाया गया था। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, मतलब आप घूम सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं ना कभी भी घूमने के लिए, वो इसमें आता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो झारखंड में भी जाके ज़मीन लेके बस सकते हैं, है ना। कहीं भी आप लेके बस सकते हैं। पहले जम्मू में नहीं ले सकते, लेकिन अब वहाँ भी ले सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, कुछ जो ट्राइब्यूनल्स बोल रही, सॉरी, जो ट्राइब के जो एरियाज़ होते हैं ना, ट्राइबल लैंड होती है, उसमें हम नहीं कर सकते। बाकी उसके अलावा तो कहीं भी ज़मीन ले जा सकती हैं। 44 संशोधन 1978 को लुप्त कर दिया गया। इसको क्या कहते हैं, लुप्त कर दिया गया, अब ये नहीं रहा। ठीक है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार मतलब कारोबार करने का अधिकार इसमें आता है। ठीक है, ये 6 अधिकार याद रखने हैं, इसको कर दिया गया है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, ये निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के लिए। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। इसका बहुत बड़ा स्पैन है। 19 और 21 बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, दिखते छोटे हैं लेकिन बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है इनका। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 किसे कहता है,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कहता है, और बाल श्रम लेबर, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लेबर, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, दोनों को क्या करता है, निषेध करता है। और कारखानों में अगर बालकों को ऐसा कुछ हजार्डियस काम होता है जिसमें बच्चों को लगाया जाता है 14 ईयर्स से नीचे, तो उनको ये क्या है, क्राइम होता है। इसमें ये दोनों बात की जा रही है। सारे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 to 28 धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई अगर हिंदू फैमिली का है तो वो इस्लाम को भी अपना सकता है, वो क्रिश्चियन को भी अपना सकता है। आपने अभी एक 12th फेल मूवी आई है विक्रांत मैसी की, तो उनकी फैमिली भी कुछ इसी टाइप की है ना, इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। विक्रांत मैसी के फादर क्रिश्चियन हैं, बट उनके ब्रदर जो हैं वो इस्लाम उन्होंने कन्वर्ट किया, तो उनका नाम जो है वो मतलब इस्लामिक नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही फैमिली में है, लेकिन एक भाई क्रिश्चियन है, दूसरा भाई मुस्लिम है, तो वो चॉइस है। यही आर्टिकल उनको क्या देता है, फ्रीडम देता है उस चीज़ की। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 कहता है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की के बारे में स्वतंत्रता। मतलब इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता हमारे देश में इस चीज़ को लेके है। आर्टिकल 29-30 देखेंगे, अल्पसंख्यकों वर्गों की यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों की रक्षा करने के बारे में हो रही है, और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल 31 है आपका संपत्ति का, अब इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया है। और आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे स्पीकर बजने लग गए हैं, पूजा का कुछ फंक्शन हो रहा है तो शोर आने लग गया है। ठीक है, तो आप लोग को वॉइस में डिस्टर्ब होगा। मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो कल मैं बनाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।